First of all, I'll be talking about कि basically nutrition, like जो भी हम बैलेंस डाइट एक हम सजेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तो वो किस तरह का होना चाहिए. सो बेसिक डाइटरी गाइडलाइंस जो रहती हैं हमारी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. दूसरी चीज़, मैं इस चीज़ पे फोकस करूंगी बिकॉज काफ़ी बार ऐसे होता है कि मैं जब पेशेंट मेरे पास आते हैं तो काफ़ी लेट से आते हैं, उनके 2-3 साइकिल्स हो चुके होते हैं, या रेडिएशन के या कीमो के या सर्जरी के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो फिर मैं पेशेंट से उस टाइम पे मिलती हूँ. तो इस चीज़ पे मैं फोकस करूँगी कि अर्ली न्यूट्रिशन इंटरवेंशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो इट्स लाइक एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस इटसेल्फ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि पेशेंट का न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग होना चाहिए बिफोर इट गेट्स टू लेट. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूट्रिशन रिलेटेड मिथ्स रहते हैं कि हम ये खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं. लोग जनरली गूगल पे पढ़ लेते हैं कि ये नहीं लेना, कैंसर में ये डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं. तो इस तरह के जो हमारे बेसिकली मिथ्स रहते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगी. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स लास्ट में हम मैं शेयर करूंगी आपसे एक रेसिपी ऑफ द डे, which you can all make very very simple, easy, and very obviously nutrition dense and very very good for you. So you can try, and obviously मुझे next time आप अपना feedback दे सकते हैं, so that I can share more of recipes here. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला कि ऐसा कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं है जो विच फिट्स फॉर एवरीवन. सो ऐसा कोई पर्टिकुलर डाइट प्लान मैं बोलूँ कि हाँ, कैंसर में ये डाइट प्लान है विच इज फिट एंड एवरीवन कैन फॉलो इट, देन नो. इट्स एब्सोल्युटली फर्स्ट मिथ इज दिस ओनली कि एक बेसिक डाइट प्लान हम कैंसर पेशेंट को दे देते हैं और इट विल वर्क फॉर एवरीवन. So this is absolutely wrong. So that is why we say कि जैसे ही आपको आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, आपको इस डिजीज का पता चलता है, so very very important कि आप उसी टाइम पे आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट को आप हमें ओपीडी में मिल सकते हैं, या आप जब अपने फर्स्ट कीमो के लिए आते हैं डे केयर में, तो आप ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं जिसकी भी फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हुई है, भले कीमो है या रेडिएशन है, तो हम उनसे उसी वक्त मिलके उनको सारा थ्रू आउट ट्रीटमेंट जिस तरह का डाइट प्लान रहेगा, हम उनको सारी चीजें अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि समझा दें, ताकि उनको आगे फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. सो न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग दैट इज वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पेशेंट का न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत जरूरी है कि पहले ही दिन से, इनफैक्ट जब ट्रीटमेंट, नॉट डे 1 ऑफ ट्रीटमेंट, इनफैक्ट डे 0 ऑफ द ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन स्टेटस शुड बी वेरी वेरी गुड. और अगर हमें लगता है न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग के बाद कि नहीं, इफ लाइक द पेशेंट इज नॉट फिट टू टेक द ट्रीटमेंट, चाहे वो सर्जरी के लिए हो या कीमो के लिए जाना है या रेडिएशन स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली हम डॉक्टर को बताते हैं कि न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट सीवियरली माल नरिश तो नहीं है, कितना मॉडरेटली नरिश्ड है, नहीं है. तो उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें. और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से मे बी लाइक एटलीस्ट 2 वीक्स पहले तक अगर हम न्यूट्रिशन इंटरवेंशन उस वक्त करते हैं, तो न्यूट्रिशन स्टेटस को हम काफी हद तक अच्छा कर सकते हैं, सो दैट जो हमारे डिजायर्ड आउटकम्स हैं आउट ऑफ द ट्रीटमेंट, हम उसको अचीव कर सके. सो सेकेंड हमारा जो मेरा जो मेन कंसर्न रहता है कि ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग हो गया, बट उसके बाद कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है. कि मे बी ओपीडी के टाइम पे मैंने आपको एक डाइट चार्ट दिया, दैट इज बेसिकली एट दैट टाइम जो आपका रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से है. सो वी आई पर्सनली वांट कि 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद हम दोबारा पेशेंट से मिलें, हम देखें कि वो डाइट प्लान उसको काम किया या नहीं. बिकॉज ऑफ कोर्स एक 15-20 मिनट्स के या हाफ एन आवर के इंटरेक्शन में हमें भी खुद नहीं पता चल पाता है कि पेशेंट क्या सारी चीजें खा पाएगा. वी गिव द वेरी बेसिक डाइट प्लान विच इज इजी टू फॉलो, कि पेशेंट उसको अच्छे से फॉलो कर सके, खा सके. और ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जब हम उनसे 1 वीक बाद या 10 डेज बाद मिले, तो ऑब्वियसली हमें जो टारगेट अचीव करना था, मे बी इन टर्म्स ऑफ वेट गेन और मसल गेन, तो वो हमने किया या नहीं, सो दैट वी कैन again modify and we can do the desired changes in the diet plan further. Okay.
सो बेसिकली बैलेंस डाइट हम सब ने सुना है, हम डे वन से सुनते आते हैं, हैव बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। सो हम सुन तो लेते हैं, बट जनरली हम मोर और लेस सबको पता भी है व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, 7 स्टैंडर्ड से हमें पढ़ाते हैं। बट स्टिल पता होने के बाद भी जब वो चीज को प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल टर्म्स में फॉलो करने की बात आती है, सो दैट बिकम समटाइम्स डिफिकल्ट एंड वी मिस ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स, है ना। सो वी नो कि बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, but we generally skip on the intake and the requirement of micronutrients, which are very very important during the entire treatment। जो हमारा desired outcome आना चाहिए, अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इंटेक नहीं अच्छा रखते हैं, so definitely we will have lot of side effects, and ultimately we land up to weight loss, muscle wasting, appetite नहीं है, बिल्कुल खाया नहीं जा रहा है, so all these things। So of course, before treatment, during the treatment, and of course after the treatment also, the diet at every point becomes like it's not कि सेम रहेगा, बट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा according to patient's condition, according to patient's present requirements, कि उस वक्त पेशेंट क्या खा पा रहा है, क्या नहीं खा पा रहा है। सो दैट्स वाई। ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा रहता है बिफोर ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बताया कि हम एक हाई कैलोरी हाई प्रोटीन पे फोकस करते हुए हम कोशिश करते हैं कि उनको साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच भी डाइट प्लान एक दें। जनरली जो हमारा बेसिक रहता है कि हम उनको बताते हैं कि एक 5 to 6 मील्स का डाइट पैटर्न होना चाहिए, नॉट खाली 3 मेजर मील्स हम खा लेते हैं तो सोचते हैं कि इनफ है। बट जनरली when the disease is there, तो जनरली पेशेंट से नहीं खाया जाता है कि ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, ऑब्वियसली वो पहले करते आ रहे थे, बट नॉट नेसेसरली कि वो अभी वो सेम डाइट प्लान कंटिन्यू कर सकें। तो इसीलिए सबसे पहले हमें फोकस करना है कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के साथ साथ आप इन बिटवीन उनको कुछ मील्स जरूर रखें, जो हमारे मिड डे मील या मिड मॉर्निंग मील स्नैक होता है। सो दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। सेकेंडली, जस्ट मेक श्योर कि आप हर मील में एक बैलेंस इन अ वे कि उसमें कैलोरी एंड प्रोटीन दोनों रहे। ऐसा नहीं क्योंकि जनरली हमारा जो स्टेपल डाइट देखा जाता है, दैट इज मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, कि जैसे हम अनाज ज्यादा खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, बट वी स्किप ऑन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स नहीं है, खाली चावल खा लिया दही के साथ, ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ बैलेंस डाइट। सो वी मेक श्योर अगेन कि इन एवरी मील यू शुड इंक्लूड एटलीस्ट वन प्रोटीन सोर्स, तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग चाहे आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, doesn't matter, we always tell you the options for vegetarians and non-vegetarians separately। तो जनरली जो हमारे गुड प्रोटीन्स हैं नॉन वेजिटेरियंस के लिए, ऑफ कोर्स अंडा है, चिकन है, फिश है, दैट्स ऑल देयर। बट फॉर वेजिटेरियंस आल्सो द लॉट ऑफ प्रोटीन सोर्सेज एंड गुड प्रोटीन सोर्सेज आर देयर, तो यू कैन गो फॉर लेंटिल्स है, ऑब्वियसली आपके डेयरी प्रोडक्ट्स है, नट्स है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देन मिड डे मील, लाइक जो आपका मिड डे स्नैक होता है, मिड मॉर्निंग स्नैक जो होता है, इवनिंग स्नैक जो होता है, जनरली लोग उसको लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं कि उस वक्त हम क्या खाएं। सो इन दैट केस वी ऑलवेज टेल कि आप उस बीच उस दौरान आप कुछ भी अपना हैंडी चीजें रखें। अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप ट्रीटमेंट के साथ साथ अपना ऑफिस भी जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो कीप द थिंग्स हैंडी जो आप उसी वक्त खा सकते हैं, एंड जिसके लिए आपको अलग से टाइम निकाल के कुक ना करना पड़े। सो दोज थिंग्स आर बेसिकली, आप रोस्टेड नट्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं, रोस्टेड चना आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और आप एक फ्रूट अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सो टाइम गैप आप बहुत ज्यादा ना रखें, क्योंकि ब्रेकफास्ट आप घर से करके निकलते हैं, लंच आप लेके जाते हैं, सो इन बिटवीन जो आप खा सकते हैं, सो बेसिकली वो चीजें आपको अपने साथ कैरी करना जरूरी हो जाता है। और अगर आप घर पे हैं तो ऑफकोर्स आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कुछ कुक करके खा लें, छोटा मोटा, जैसे सैंडविच बना लिया आपने, बेसन का कुछ चीला बना लिया। सो दैट इज बेसिकली शुड बी फोकस्ड ऑन प्रोटीन रिच, कि कोई भी आप एक प्रोटीन रिच स्नैक ले लें। उसके अलावा हम लाइक आई ऑलवेज टेल कि हैव लॉट ऑफ लिक्विड्स, बिकॉज कीमो के साथ या रेडिएशन के साथ डिहाइड्रेशन
डिहाइड्रेशन इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग. सो डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज जनरली आप जब कीमो करवाते हैं, रेडिएशन कराते हैं, तो आपको चांसेस रहते हैं, ऑब्वियसली इनके खुद के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, तो चांसेस रहते हैं, सो यू हैव diarrhea sometimes, or maybe you just feel very tired and very dehydrated. So that is very very important thing to take care of, कि आपको बिल्कुल भी dehydrated अपने आप को नहीं रखना है. So that have lot of liquids, and not only plain water. You should include coconut water, you should include homemade soups. Okay, आप packed juices ले सकते हैं. Of course fresh juices हम मना करते हैं from infection point of view, but you can have tetra pack juices, you can have fresh buttermilk. So those things, not only plain water, but nourish yourself with lot of these beverages, जिसमें आपको vitamins, minerals जो अलग अलग रहते हैं वो भी आपको मिल सके, एंड प्लस आपका जो फ्लूइड का रिक्वायरमेंट है पूरे दिन का वो आपका पूरा हो सके. ठीक है. Then very again very common side effect of the therapy is again nausea, so which is very very common among all patients. I think 99% patients do experience this thing कि nausea बहुत रहता है, खाया नहीं जाता है. मैंने डाइट प्लान तो दे दिया, आपने पिछले हफ्ते डाइट प्लान दिया था, बट मैंने उस पूरे हफ्ते नहीं खाया, बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ nausea आफ्टर माय फर्स्ट कीमो और सेकंड कीमो और व्हाटएवर, या रेडिएशन के बाद नहीं खाया जा रहा है. तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए द बेस्ट थिंग इज you should have more frequent meals. तो जितना आप frequently खाएंगे, so आप ज्यादा खा पाएंगे, because at the end of the day when you will realize कि आपने थोड़ा थोड़ा करके comparatively 3 major meals के ज्यादा खाया है. Secondly, obviously the thing should be appetizing. तो कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज नहीं है जो हम ये बोलते हैं कि आप कैंसर में नहीं खा सकते हैं, बिकॉज ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज है ही नहीं. टिल द टाइम इट इज कुक्ड, इट इज हाइजीनिक, एवरीथिंग, like everyone can eat everything. The only thing is it should be hygienic, it should be preferably homemade, not from outside. So आप सब कुछ खा सकते हैं. सेकेंड थिंग, तो पेशेंट को जो अच्छा लगता है, इंक्लूड दोज थिंग्स ओनली. कोई फोर्सफुली नहीं खिलाना है कि नहीं घिया अच्छा होता है, आपको घिया ही खाना है. नो, पेशेंट को अच्छा लगता है राजमा खाना, पेशेंट को राजमा खिलाइए. पेशेंट को नॉनवेज खाना है, पेशेंट को नॉनवेज खिलाइए. सो द थिंग इज कि द फूड शुड बी एपेटाइजिंग एंड एज पर पेशेंट्स लाइकिंग. तीसरी चीज ये रहती है कि कोई भी ऐसी चीज आपको अगर नोजिया है बहुत ज्यादा, तो आप कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जिससे बहुत ज्यादा विच हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, सो दैट ऑफ कोर्स एग्रेवेट्स योर नोजिया. तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग मे बी अनियन गार्लिक का तड़का है या बहुत पिक्यूलियर सा फ्लेवर है, सो दोज काइंड ऑफ फ्लेवर्स एंड दोज काइंड ऑफ थिंग शुड बी अवॉइडेड. अगर आपको नोजिया है, उस केस में आप कोशिश कीजिए कि बहुत कुछ ब्लैंड चीजें आप पेशेंट को दें. तो जैसे आपका मे बी फ्रूट हो गया, कस्टर्ड हो गया, ठंडी चीजें आपके नोजिया को बहुत ज्यादा अच्छे से बेटर करती हैं. तो उस टाइम पे आप आइसक्रीम दे सकते हैं, ठंडा कस्टर्ड दे सकते हैं, ठंडा दूध दे सकते हैं, ठंडी लस्सी दे सकते हैं. सो एटलीस्ट कुछ ना खाने से बेटर है पेशेंट थोड़ा सा भी खाए. सो ऑब्वियसली समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला चीज वहां पे आ जाता है. तो आप थोड़ा थोड़ा करके पेशेंट को मोटिवेट कीजिए, एनकरेज कीजिए, एंड इंक्लूड लॉट ऑफ लिक्विड्स इन बिटवीन अगर उस वक्त उनको नोजिया ज्यादा है तो. तो इस तरह की चीजें आपको थोड़ा सा ऑफ कोर्स ध्यान में रखनी है. बाकी हमारी चीज आती है कि जनरली पेशेंट्स को समझ नहीं आता है. मैंने कभी कोई पेशेंट को गाइड किया होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट कीमो, जब मैंने उनको डाइट चार्ट दिया तो मैंने उनको बोला कि आपको फ्रिज से डायरेक्टली चीजें नहीं खानी है. फ्रिज से क्योंकि ऑब्वियसली द टेम्परेचर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज आप टेम्परेचर डिविएट करके चीजों को खाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए. तो पेशेंट ने मिसअंडरस्टूड किया कि फ्रिज में आप सब्जी भी नहीं रख सकते हैं, और नॉट इनफैक्ट कच्ची सब्जियां भी आप उनको स्टोर नहीं कर सकते हैं. एंड दी अटेंडेंट एवरी टाइम वाज गोइंग टू द मार्केट, वाज गेटिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फॉर द पेशेंट. मतलब इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. Then after a week when I met the patient and the attendant, I felt so bad because I was not able to make it so clear to them कि ऐसा नहीं है, आप कच्ची सब्जियां स्टोर नहीं कर सकते हैं.
आप ऑब्वियसली कच्ची सब्जियां तो हम सब लोग फ्रिज में स्टोर करते हैं, तो आप उसको स्टोर कीजिए, लेकिन जब आपको खाना है आप उसी वक्त उतना ही निकालिए, उतना ही कुक कीजिए जितना आपका रिक्वायरमेंट है। द थिंग इज कि बना हुआ चीज आप बार बार फ्रिज में रखें, उसको निकालें, गर्म करके खाएं, बार बार आप एक चीज को गर्म करें। सो ऑब्वियसली मेरा कहने का मतलब वो था, बट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट क्लियर। तो अटेंडेंट एंड पेशेंट पूरे हफ्ते काफी परेशान रहे। तो इस तरह की चीजें भी कभी कभी हमें सामने फेस करनी पड़ती हैं। सो अगर इस तरह की कोई क्वेरी रहती है तो ऑफ कोर्स आई ऑलवेज शेयर माय नंबर, माय मेल आईडी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, यू आर ऑलवेज फ्री। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेरी रहता है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें बेसिकली हमें ध्यान में रखनी है, मुझे ध्यान में रखनी होती है कि जब मैं कुछ इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दे रही हूँ, अटेंडेंट को बता रही हूँ, तो आई शुड बी वेरी वेरी क्लियर। देन ऑफ कोर्स चीजें आती हैं कि आपको बिल्कुल कच्चा नहीं खाना है। जनरली पूरे ट्रीटमेंट में ही पेशेंट्स कुछ भी कच्चा नहीं खाते हैं। सो अगेन आई, जैसे मैंने आपको बताया कि हर डिजीज के लिए, हर पेशेंट के लिए एक पर्टिकुलर डाइट प्लान डज नॉट फिट फॉर एवरीवन, है ना। तो एक बेसिक डाइट प्लान नहीं होता है। तो हर पेशेंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम उनको डाइट प्लान देते हैं। कभी कभी पेशेंट आपस में बात करके कि नहीं मैम ने आपको तो बोला आप खा सकते हो, मैम ने मुझे नहीं, मुझे बोला आप नहीं खा सकते हो। तो अगेन आई वांट टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि उस पेशेंट का रिक्वायरमेंट, उस पेशेंट का डिजीज आपसे बिल्कुल अलग है, उसका ट्रीटमेंट आपसे बिल्कुल अलग है। तो अगर आप आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ऑफ कोर्स मे बी एक सही इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन ना हो। तो अगर मैंने एक पेशेंट को मना किया आपको बिल्कुल नहीं खाना है, तो साथ वाले पेशेंट ने भी खाना छोड़ दिया कि नहीं मुझे भी नहीं खाना है, हो सकता है मैम ने मुझे गलत बताया। सो कभी कभी ये चीजें भी सामने आती हैं। तो इस तरह की चीज नहीं है, बिकॉज आपका डाइट प्लान आपके साथ वाले पेशेंट के डाइट प्लान से बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि आप बिल्कुल कच्ची चीजें नहीं खा सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि जनरली यही बेसिक क्वेश्चन होता है कि हम फ्रूट्स खा सकते हैं या नहीं, हम वेजिटेबल्स खा सकते हैं या नहीं। आप बिल्कुल खा सकते हैं। द ओनली थिंग इज इट शुड बी प्रॉपरली वॉश, प्रॉपरली कुक्ड, एंड ऑफ कोर्स यू कैन हैव। अगर आपको सैलेड के फॉर्म में खाना है तो आप कोई ऐसा फ्रूट या आप ऐसा कोई सब्जी नहीं खाइए जिसका आप छिलका नहीं उतार सकते हैं। आप अच्छे से उसको वॉश करके छिलका उतारिए एंड ईट इट फ्रेश। बट द ओनली थिंग इज कि आपको जब जिस वक्त खाना है आप उसी वक्त फ्रेश काटिए, फ्रेश खाइए। आप उसको काट के मत रखिए ओपन में या फ्रिज में कि आप बाद में खा लेंगे, अनार छील के रख लिया आप बाद में खा लेंगे। सो दोज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। आप खाइए बट हमेशा फ्रेश खाइए। सो दैट इज वन थिंग। देन काफी क्वेश्चंस अगेन इसके रिगार्डिंग रहते हैं कि हम बाहर का खा सकते हैं या नहीं। डेफिनेटली अगेन डिपेंड्स आपका कंडीशन उस वक्त कैसा है। आपको कोई ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपका टीएलसी तो कम नहीं है। तो अगेन बहुत सारी चीजें इसमें दोबारा से इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो वेरी वेरी स्पेसिफिक आई कैन नॉट से अगेन जनरली कि नहीं आप सब लोग बाहर से खाइए, क्योंकि ऐसा ऑब्वियसली रिकमेंडेड नहीं है, नॉट फॉर एवरीवन, है ना। तो इट डिपेंड्स कि किसी का टीएलसी कितना है। अगर टीएलसी ठीक है तो ऑब्वियसली मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल आप खा सकते हैं, लेकिन बाहर से कोशिश कीजिए ना ही नहीं खाया जाए, बिकॉज यू नेवर नो कैसे कभी भी आपको इन्फेक्शन लग सकता है। बट इफ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास कोई और सोर्स नहीं है और आपको बाहर से खाना है, मान लीजिए आप हॉस्पिटल आए हैं, आप बीच में ट्रैवल कर रहे हैं, अगेन वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं, हमें बीच में खाना पड़ता है तो हम क्या खाएं। तो उस केस में कोशिश कीजिए कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, आप कहीं और जाते हैं, तो आप कोई ऐसी चीजें अपने साथ जरूर कैरी कीजिए जो इजी हैं कैरी करने के लिए। अगेन मे बी अ फ्रूट बट नॉट कट फ्रूट्स, क्योंकि बहुत देर का कटा हुआ फल या सब्जी आपके पास रहेगा तो वी डोंट रिकमेंड अगेन। सेकेंडली कोई भी पैक चीज आप बिस्किट रख सकते हैं, रोस्टेड नट्स अपने साथ लेके आ सकते हैं, चना लेके आ सकते हैं। ऑब्वियसली काफी पेशेंट्स हमारे प्रोटीन पाउडर भी लेते हैं, तो आप कोई शेक अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो उस दौरान आप वो सब चीज लीजिए। बट स्टिल अगर वो आप कैरी नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, अगर आपको बाहर से खाना पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल कुक्ड चीज जो आपके सामने सिर्फ पक रही है, बिल्कुल आपके सामने फ्रेश पका है, बिल्कुल कुक्ड है, या कुछ पैक्ड आपको सामान मिल रहा है, तो वो आप खाइए। लेकिन कोई कच्ची चीज आप बाहर से बिल्कुल नहीं खाइए, बिकॉज उसमें इन्फेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगेन एक चीज रहती है कि
जो आपका ब्रेकफास्ट होता है, काफी सारे पेशेंट्स होते हैं कि रात में सोए नहीं, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। इनफैक्ट इन हॉस्पिटल्स ऑल्सो की ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था, मेडिसिन चल रहा था, तो सो नहीं पाए, इसलिए जनरली हमारा ब्रेकफास्ट जो मील होता है काफी पेशेंट्स स्किप कर देते हैं। बट अगेन आई वुड से कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, और वो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है ना। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, जब आप रात में सोते हैं ऑलरेडी आपका 8 to 10 आवर्स का फास्टिंग आ जाता है, बॉडी इज इन एब्सोल्यूट रेस्टिंग स्टेट, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप अपना डे स्टार्ट करते हैं, तो योर बॉडी ऑटोमेटिकली सीज फॉर फूड, बिकॉज आपको भूख लगती है। सो ब्रेकफास्ट इज द जनरली मैंने अपने पेशेंट्स में यही देखा है कि वो बोलते हैं हमसे सुबह तो खाया जाता है, बट जैसे जैसे द डे गोज बाय हमें भूख बिल्कुल बंद हो जाती है, शाम तक आते आते हमसे बहुत हेवीनेस हो जाता है, खाया नहीं जाता है। सो दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि आप अपना वो मील जो आपका आप इजीली खा पाते हैं, आपको जिस टाइम पे भूख लगती है, आप उस टाइम पे बिल्कुल किंग साइज मील खाइए, बिकॉज दैट इज द मील जब आप अपना मैक्सिमम खा सकते हैं। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप फर्स्ट हाफ में कोशिश कीजिए कि आप अपना ब्रेकफास्ट जरूर लें, आप अपना मिड मॉर्निंग में कुछ हाई प्रोटीन स्नैक्स रखें, एंड मे बी लेटर इन द डे जब आपसे नहीं खाया जा रहा है, तो मे बी यू कैन स्विच टू लिक्विड्स, एंड नॉट ओनली क्लियर लिक्विड्स बट या मिल्क बेस्ड बेवरेजेस, जिससे आपको खाली कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन्स भी मिले, है ना। सो फर्स्ट जो ब्रेकफास्ट होता है, नेवर एवर स्किप योर ब्रेकफास्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन थिंग इज कि जैसे कीमो होता है या रेडिएशन होता है, तो उसमें अगेन जनरली जब रेडिएशन लोअर पेल्विक एरिया में होता है, देन अगेन वी हैव थिंग्स लाइक डायरिया। तो काफी सारे पेशेंट्स को कीमो की वजह से एंड रेडिएशन की वजह से लूज मोशन हो जाते हैं। अगेन इफ यू हैव लूज मोशन, इफ यू हैव वॉमिटिंग, देन अगेन यू विल बी डिहाइड्रेटेड, you will not feel like eating, then and it has to be managed very very well medically, usko मैनेज करना इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जब आपको लूज मोशन है, तो कोशिश कीजिए हर घंटे में आधे घंटे में यू जस्ट सिप ऑन लिक्विड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिहाइड्रेशन किसी भी कॉस्ट पे वी डोंट वांट। तो कोशिश कीजिए, अगर पेशेंट सॉलिड नहीं खाया जा रहा है, ऑफ कोर्स लूज मोशन है या वॉमिटिंग है, तो नहीं खाया जाएगा पेशेंट से उस वक्त, तो उसको फोर्स नहीं करना है। कोशिश कीजिए बस आप अपनी तरफ से हर आधे घंटे में 1 घंटे में उनको लिक्विड्स पिलाते रहें। लिक्विड मिल्क बेस्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगेन मिल्क आपका लूज मोशन एग्रेवेट करता है। तो कोशिश कीजिए कि आप नींबू पानी, दाल का पानी, जैसे जनरली हम बच्चों को भी खिलाते हैं इस टाइम पे जब लूज मोशंस होते हैं, तो उस तरह की चीजें आप हर आधे घंटे में आप उनको ओआरएस दे सकते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर मिक्स करके दे सकते हैं, नॉट कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, एरेटेड ड्रिंक्स उस वक्त पे नहीं देना चाहिए। तो जस्ट फोकस ऑन फ्रेश लेमनेड, फ्रेश सूप, घर पे बना हुआ फ्रेश लस्सी, तो वो थोड़ा थोड़ा करके उसको सिप वाइज ले सकते हैं। सो देन अगेन जैसे नोजिया मैंने आपको बताया, वॉमिटिंग है, डायरिया है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन साइड इफेक्ट इज अल्सर्स, माउथ अल्सर्स। पेशेंट को मेडिसिन की वजह से मे बी एंटीबायोटिक्स इतना खा रहे हैं, कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लिया, फीवर है तो एंटीबायोटिक ले लिया, ऑब्वियसली बिकॉज कीमो एंड रेडिएशन के साथ ये साइड इफेक्ट्स ऑन एंड ऑफ आपको फेस करना पड़ता है। तो अगेन वेरी वेरी कॉमन साइड इफेक्ट इज सोर थ्रोट है, माउथ अल्सर्स हैं, बहुत ड्राइनेस लग रहा है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली सलाइवा ठीक से नहीं बन रहा है, तो स्वलोइंग इश्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस अगेन इन्वॉल्व हैं इन सब चीजों में। तो अगेन इन दैट केस ऑल्सो व्हेन व्हेन द पेशेंट हैज माउथ अल्सर्स, देन यू शुड नो कि आपको किस तरह का उनको डाइट उस वक्त देना है। तो अगेन वेरी फ्रीक्वेंट मील एंड स्नैकिंग इन बिटवीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप उस केस में भी उनको कोशिश कीजिए मोर ऑफ लिक्विड्स एंड सेमी सॉलिड, द कंसिस्टेंसी मैटर एट दैट टाइम, बिकॉज उस केस में पेशेंट से चूइंग नहीं हो रहा है, स्वलो नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में अगेन द कंसिस्टेंसी यू शुड सी कि वो मोर ऑफ लिक्विड्स एंड मोर ऑफ सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी हो, जो पेशेंट इजीली उस वक्त बिना चबाए सिर्फ गल्प भी कर लेगा, जस्ट गल्प इट डाउन and it will be obviously the patient will be able to have it। तो उस चीज की कोशिश करनी है आपको, उस तरह की चीजें देने के लिए कि लिक्विड्स एंड सेमी सॉलिड्स में जैसे कस्टर्ड है, आइसक्रीम है, मिल्क पुडिंग्स हैं, सो दोज थिंग्स ऑफ कोर्स डू बेटर। तो आप उन सब चीजों को भी इंक्लूड उस वक्त पे करेंगे।
नेक्स्ट थिंग हमारा आता है कि टेस्ट ऑल्ट्रेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं व्हेन यू अंडरगो द ट्रीटमेंट. सो अगेन वेरी कॉमन सिम्टम कि पहले जो पेशेंट को डायग्नोसिस से पहले कुछ पेशेंट को चीज बहुत पसंद थी, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पेशेंट वो देखना भी नहीं चाहता है. ऐसे भी काफी बार हो जाता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो पेशेंट को पसंद थी लेकिन आप बिल्कुल नहीं खा रहे हैं. So obviously that is again a very common side effect of the chemo and radiation, your lot of medicines कि taste alterations होते हैं. तो अगेन डोंट फोर्स द पेशेंट कि आपको नहीं वो पर्टिकुलर चीज आपको खानी ही खानी है. वी ऑलवेज गिव दी ऑल्टरनेटिव्स कि आप ये नहीं पसंद आप दूसरा चीज खा लो, आपको ये नहीं पसंद आप ये वाला खा लो. तो ऑफकोर्स अगर आपको उस केस में कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है कि ये आप दे सकते हो या नहीं, आप तुरंत अपने ऑब्वियसली डाइटिशियन से या आप अपने प्राइमरी डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि हम ये चीज दे सकते हैं नहीं. बट डोंट वेट टू मच कि हम नेक्स्ट वीक हॉस्पिटल जाएंगे तब पूछ लेंगे. nahi, because every meal, every single snacking of the patient is very very important, and we cannot just afford to skip the meals or snack or whatever, and we cannot wait for a week कि next time पे हम पूछ लेंगे. तो इस तरह की चीजें आपको कभी कोई क्वेरी रहता है तो आप उसी वक्त क्वेरी अपना सॉल्व करके पेशेंट को स्टार्ट कीजिए खिलाना. ठीक है. देन many a times I across lot of patients जो मुझे बोलते हैं कि no, I'm already following a cancer diet. So I get confused. What is a cancer diet? So there, again, I am saying कि there is no specific diet which is basically called a cancer diet, because every patient's needs and requirements, every patient's disease is very very specific, and so your diet plan also has to be very specific and individualized. So never trust that Google Baba जो बोलता है कि आप dairy free हो जाओ, आप gluten free हो जाओ, and your life will be sorted and you will go through the treatment. So no, it's a big no from my side, because just googling कि आप कैंसर में क्या क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, obviously Google will tell you the basic things, but it will not be it will never be individualized. It will not be your patient specific diet. So always talk to your nutritionist, always talk to your doctor, and then only start with these kind of diets. Generally जो लोग बोलते हैं कैंसर डाइट, हमने तो गूगल पे पढ़ा था, उसमें रिसर्च पेपर भी था, एंड हमने स्टार्ट कर दिया है. So I have seen lot of my patients, and especially 2-3 patients who landed up in the hospital with very very severely malnourished status. एंड बिकॉज वो लैक्टोज फ्री हो गए थे, उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दिया, उन्होंने रोटी खाना छोड़ दिया, उन्होंने कोई एक स्पेसिफिक चीज छोड़ दी. ऑब्वियसली आपने छोड़ दिया, फाइन, आप ऐसा कोई डाइट फॉलो करना चाहते हैं, बट यू ऑलवेज हैव टू हैव ऑल्टरनेटिव्स फॉर दैट. अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स हटा रहे हैं एंड यू आर अ वेजिटेरियन, आप एकदम से वेगन हो गए हैं, तो आपके पास कोई प्रोटीन सोर्स भी तो होना चाहिए उसको रिप्लेस करने के लिए. अगर आप दूध नहीं ले रहे हैं, दही नहीं ले रहे हैं, how will you meet your protein requirements? So again the question comes कि आपको किस वक्त क्या छोड़ना है वो and these diets also कि lactose free या gluten free, these are also very disease specific diets. आज